डियर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड टीचर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर हुमैरा बानो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने चैनल यूनानी विजडम के साथ। पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो 7th लेक्चर था, जो इल्म तिब की वैल्यू, उसकी अहमियत, उसका एरिया और उसमें ब्रांचेस क्या क्या पिन्हा थी, उस पर हमने पढ़ा, उसको एक्सप्लोर किया। नीज़ हमने ये भी जाना कि इल्म तिब में पुराने जो कदीम हमारा इल्म तिब था उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस उसके साथ शामिल थीं और जिसको पढ़े बगैर कोई भी हकीम नहीं कहलाता था, और इल्म तिब को मुकम्मल समझना भी उस ज़माने में नामुमकिन था इस इल्म के बगैर। जैसे इल्म हिंदसा बताया हमने, इसी तरह जो आज के दौर की जो फिज़ियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, ये तमाम उलूम उस वक्त भी उसमें शामिल थे। इतने एडवांस, इतने अलग और जुदा नहीं थे, लेकिन ये सारी चीज़ें मिला करके इल्म तिब जो है बनता था और इन सब का इल्म होना लाजमी था। आज हम 8वां लेक्चर पढ़ेंगे जो हेल्थ और डिजीज़ से मुतल्लिक़ होगा। बेसिकली हम हेल्थ के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि हेल्थ का चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर हम इसको पढ़ते रहें डिटेल में, तफसील से, तो इस पर कई लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो बेसिकली आज हम सिर्फ पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। ये हमने डाला है टॉपिक हेल्थ एंड डिजीज़, लेकिन बुनियादी तौर पे हम पढ़ेंगे, डिजीज़ को हम बाद में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हार्ट एक हेल्दी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिल को सबसे बड़ा मकाम हासिल है जिस्म इंसानी में, क्योंकि यही वो उज़्व है जो ज़िंदगी को सर्कुलेट करता है पूरे जिस्म में, और तिब के मुताबिक क़ुव्वत हैवानिया यहीं से जनरेट होती है और पूरे जिस्म को मुहैया की जाती है। इसमें हम 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे बेसिकली, और ये तीनों यूनानी किताब से ली हुई है। पहली और दूसरी मौलजात बुक़रातिया से ली गई है और तीसरी कुल्लियात इब्न रुश्द से। पहली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, क्या है? With a normal beliefs and a healthy temperament, the consistent stability of physical function is called health. देखिए इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ गए। एक तो ये है कि नॉर्मल बिलीफ, दूसरा ये है कि हेल्दी टेम्परामेंट, और तीसरा ये है कि इसका कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी इन द फिज़िकल फंक्शन। ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स के बगैर हेल्थ का तस्वर मुमकिन नहीं है यूनानी फंडामेंटल्स के मुताबिक। 3 पॉइंट कौन से हैं? नंबर एक ये है कि बिलीफ, अक़ीदा दुरुस्त होना सेहतमंद जिस्म की सबसे पहली अलामत है। अक़ीदे का दुरुस्त होना सेहतमंद जिस्म की सबसे पहली अलामत है। मेरे ख़्याल में ये यूनानी तिब में ही बयान किया गया है। WHO की डेफिनेशन ज़रा इससे हट के है, वहाँ अक़ीदे का मेरे ख़्याल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। दूसरी बात आती है हमारी, वो है टेम्परामेंट। हम सब जानते हैं कि यूनानी का बेस टेम्परामेंट है, यानी जितने अफ़ाल अंजाम पाते हैं, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, इन दोनों सूरत में टेम्परामेंट ही उनकी बुनियाद होता है। तो टेम्परामेंट का तबई होना या एतदाल पे होना, तबई होना या एतदाल पे होना सेहतमंद होने की दलील है। 3 पॉइंट हैं इसमें, यानी कि पहला पॉइंट हमने बताया अभी कि नॉर्मल बिलीफ और हेल्दी टेम्परामेंट और कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ फिज़िकल फंक्शंस। 3 पॉइंट है इसमें कि नॉर्मल बिलीफ, और हेल्दी टेम्परामेंट यानी नॉर्मल टेम्परामेंट। हेल्दी टेम्परामेंट यानी नॉर्मल टेम्परामेंट, यानी एतदाल पे, जिस्म का एतदाल पे मौजूद होना टेम्परामेंट के लिहाज से। तीसरा है कि इनके अंदर कंसिस्टेंसी हो, इनकी स्टेबिलिटी में जो फंक्शनैलिटी है बॉडी की, उनके अंदर बॉडी फंक्शन जो हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी हो कंसिस्टेंसी के साथ। तो ये 3 पॉइंट अहम है जो इस बात की तरफ इशारा करता है
की सेहत इन तीनों के मौजूद होने का नाम है। अगर इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाए या मौजूद ना हो तो वो सेहत नहीं कहलाएगा। इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाए या मौजूद ना हो तो उस वक्त जिस्म सेहतमंद नहीं कहलाएगा। डेफिनेशन हमने क्या देखी कि द कंटिन्यूटी ऑफ हेल्थ in the functioning of organ systems along with consistent stability is called health। ये मौलियात बुकरातिया से लिया है। क्या है कि ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन से ऑर्गन्स के उनके अंदर कंसिस्टेंसी हो और स्टेबिलिटी हो तब जाकर के ये जिस्म जो है सेहतमंद कहलाएगा। सेहतमंद जिस्म की ये ख़ास अलामत है। सेहतमंद जिस्म की ये ख़ास अलामत है कि उनके जो ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसके अफ़आल हैं, उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो और स्टेबिलिटी हो। यही चीज़ जो है इस डेफिनेशन से ज़ाहिर होती है। दूसरी डेफिनेशन जो है जो मौलियत बुकरातिया से ली गई है। अब इसके साथ हम तीसरी डेफिनेशन ये देखते हैं कि हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ द ऑर्गन्स इन विच देयर एक्शंस आर परफॉर्म्ड नेचुरली एंड देयर रिएक्शंस अकर इन अ फिज़िकल मैनर। अब यहाँ ये तीनों डेफिनेशन देखिए सेहत से मुतल्लिक है, लेकिन तीनों का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है और जो फोकसिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, जो सब मिला करके इस बात को मुकम्मल करते हैं, सेहत के फंडास को मुकम्मल करते हैं और ये बताते हैं कि जिस्म में किन किन चीज़ों का सेहतमंद होना, कंसिस्टेंसी उसके अंदर होना, उसके अंदर स्टेबिलिटी होना, उनकी फंक्शनैलिटी और रिएक्टिविटी को नॉर्मल रेंज में होना, मीन्स फिज़िकल वे में, नेचुरल वे में होना, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब जाकर कि एक जिस्म सेहतमंद जिस्म कहलाता है। और ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हम इस बात को हतमी बना सकते हैं कि इस तरह की सूरत हाल जब एक जिस्म में वाक़ पज़ीर हो तब हम उस जिस्म को सेहतमंद जिस्म कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। क्या था तीसरा पॉइंट? ये था, तीसरी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इसमें जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जो ऑर्गन्स हैं, जैसे ये देखिए कि जो ऑर्गन्स हैं उनके एक्शन और जो है रिएक्शन वो दोनों नेचुरल वे में या फिज़िकली होने चाहिए। ऑर्गन्स के जो एक्शन हैं, हम जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन ज़िंदा अजसाम की बड़ी खुसूसियत है। एक्शन एंड रिएक्शन जब एक्शन होता है तो उसके नतीजे में रिएक्शन होता है। तो जो सेल्स हैं हमारे, जो सेल हैं या ऑर्गन है, पूरा ऑर्गन है, तो उनकी जो एक्शन होते हैं उसके नतीजे में जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है वो भी नॉर्मल उसका जो है इजहार होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ मिला करके सेहत की डेफिनेशन को मुकम्मल करते हैं। हम इसको यूँ समझ सकते हैं जैसे ये एक सेल है, इसने एक फ़ंक्शन किया, इसका जो भी फंक्शन था इसने दूसरे सेल के ऊपर जो है अपने फंक्शन को अंजाम दिया। जाहिर सी बात है फंक्शन करने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई मादा चाहिए, कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसी पे फंक्शन होता है। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी में भी है कि एक सेल दूसरे सेल के ऊपर जो फंक्शन करता है तो इसका जो एक्शन होता है वो नॉर्मल होना चाहिए और एक्शन के नतीजे में जब ये रिस्पॉन्स करता है उसको, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस भी उसकी नॉर्मल या तबई या फिजियोलॉजिकल होनी चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके सेहत की तारीफ़ मुकम्मल होती है। यहाँ हम देखते हैं उसी का एक्सप्लेनेशन है, वाई इज़ द नॉलेज ऑफ मेडिसिन नेसेसरी। हमने इससे पहले भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इल्म तिब की वैल्यू क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया था। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसका जो मोड है वो अलग है। इट इज़ क्रूशियल टू सस्टेन द ह्यूमन जनरेशन एंड एस्टैब्लिश देम ऑन अर्थ इन गुड हेल्थ, as a sick generation cannot produce healthy offspring and or achieve excellence in the professional work and art. To attain a healthy mind and body, the use of medicine becomes essential. अभी हम जानते हैं कि ह्यूमन
जनरेशन को अगर इस्टेब्लिश करना है या उसको बाकी रखना है, उसके इर्तिका को बाकी रखना है ज़मीन पर, तो इंसान का सेहतमंद होना जिस्मानी एतबार से और अक़ली एतबार से भी, दोनों एतबार से उसका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी एतबार से भी और अक़ली एतबार से भी। तो 2 पॉइंट इसमें आते हैं कि उसकी बॉडी को सेहतमंद रहना ज़रूरी है और उसकी इंटेलेक्ट को। हमने इंटेलेक्ट के लेक्चर में भी पढ़ा था, ये सब बातें थोड़ी सी पढ़ी थी। ये सारे पॉइंट्स इसीलिए पहले पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि जब उसका तज़किरा आए कहीं बीच में तो बात जो है पूरी समझ में आ जाए, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो कि अक़ल क्या है, नफ्स क्या है, शऊर क्या है। तो इसीलिए ये जो कीवर्ड्स है इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो इंटेलेक्ट है, यानी अक़ल है। ठीक है, अक़ल हमने पढ़ा इसके बारे में, अक़ल। और दूसरा जो है जिस्म है। तो जिस्मानी एतबार से, अक़ली एतबार से इंसान जब सेहतमंद होगा तो एक सेहतमंद जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा और ये सेहतमंद जनरेशन ज़मीन पे बसेगी, रहेगी, तो ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करेगी। और जो भी आर्ट्स है, क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, तो जो कुछ भी वो करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो सब कुछ बेहतरीन होगा, पॉजिटिव होगा, हेल्दी होगा। और इस तरह से जो पर्पज़ है इंसान का इस दुनिया में इस्टेब्लिश होने का, वो पूरा होगा। दूसरी क्या है कि मेडिसिन इज़ अ कंपल्सिव एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज फॉर मेंटेनिंग द स्टेडीनेस ऑफ द बोथ इंटेलेक्ट, अक्ल एंड द नफ्स। हमने इससे पहले नफ्स का चैप्टर भी पढ़ा था, वहाँ भी मकसद यही था कि हम जान लें कि नफ्स जिसको हम बोलते हैं एक दूसरी चीज़ होती है, सोल जिसको बोलते हैं हम वो दूसरी चीज़ होती है, मीन्स रूह अलग चीज़ होती है। तो यहाँ तज़किरा रूह का नहीं है बल्कि नफ्स का है। तो नफ्स इंसान की एक आइडेंटिटी है जो हर इंसान में यूनिक होती है, अलग होती है। तो इंसान जो है उसका नफ्स वो भी बीमार हो जाता है, उसको भी सेहतमंद रखना ज़रूरी है। तो मेडिसिन जो है वो इसका ख़ास मकसद यही है कि ना सिर्फ जिस्म बल्कि इंसान का सोल, मीन्स उसका नफ्स और उसकी अक्ल भी दुरुस्त रहे और सही सालिम रहे। इन दोनों की सालमियत इंसान की पूरी सालमियत को सर्टेन करती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये सेहत क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम कहेंगे कि सेहत है। तो यूनानी के नज़रिए के मुताबिक सेहत एतदाल का नाम है। जब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कैफियत के, डिफरेंट क्वांटिटी में, डिफरेंट शेप साइज़ की बाहम मिलती हैं, बाहम मिल कर के अपने आप को ख़त्म करके एक जब नई चीज़ बनाती हैं तो उस नई चीज़ का नाम जो है मिजाज कहलाता है। और ये जो नई चीज़ बननी चाहिए वो एक एतदाल में बननी चाहिए। एतदाल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जो 2 और 2 4 होंगे। 2 और 2 4 होना इसका जुज़ नहीं है, इसका अहमियत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोपोर्शन है वो बराबर होना चाहिए। कोई एक चीज़ बनानी है तो उसमें कितने कैल्शियम चाहिए, कितने ऑक्सीजन चाहिए, कितने कार्बन चाहिए, कितने दूसरे एलिमेंट्स चाहिए, जितनी क्वांटिटी दरकार है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल हम समझ लें कि एक सेल को बनाने में जितनी क्वांटिटी दरकार है पॉइंट की, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरे तमाम जो चीज़ें हैं, तो जब ये एक प्रोपोर्शन में मिलते हैं अपने एक ख़ास मकसद को अटेन करने के लिए, तो ये प्रोपोर्शनेट जो क्वांटिटी है यही जो है एतदाल कहलाता है। एतदाल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एकदम बराबर बराबर। तिब में इसके लिए अदल फिल क़िस्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसके मानने होता है कि जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उतनी क्वांटिटी में जब शामिल हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो वो अदल फिल क़िस्मा कहलाएगा और वही एतदाल कहलाएगा। तो एतदाल इज़ अ कंपल्शन, ये कंपल्शन है बॉडी के लिए। एतदाल इज़ अ कंपल्शन, और यही जो एतदाल है बेसिकली यही सेहत है, इसी का नाम हेल्थ है। अब ये एतदाल कैसे कायम रहता है अभी हमने थोड़ा सा बताया आपको। और ये कहा जाता है कि चाहे जानदार इंसान हो चाहे दूसरे हों, सबकी बॉडी में यही अज्जा शामिल होते हैं, बस उनका प्रोपोर्शन अलग हो जाता है। इंसान का जो प्रोपोर्शन है वो अलग है किसी भी जानदार का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल घोड़ा है, हॉर्स है, उसका जो प्रोपोर्शन है वो अलग होगा। तो वो प्रोपोर्शन की बेस पे ही वो इंसान एक इंसान की तकमील हुई और
डिफरेंट प्रोपोर्शन के बेस पे एक किसी दूसरे जानदार की तकमील हुई। अब ये जो एतदाल है, इसको हम कैसे जज करेंगे कि ये एतदाल है, कैसे मेजर करेंगे? तो इस तिब का ये कॉन्सेप्ट है कि दो अपोजिट हमारे यहाँ पावर होती है, एनर्जी होती है, या स्टेटस होता है जिस्म में, या एलिमेंट का स्टेटस समझ लीजिए या पूरे बॉडी का समझ लीजिए। यही स्टेटस हर जगह बाकी रहता है। इसी की बेस पे सारे अमल और रद्द अमल होते हैं। तो याबिस और रतब है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसी तरह बारिद और हार है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये हमने एरो दिखाया है इसमें। और यही जो चारों कैफियत है, इनको कैफियत कहा जाता है, यानी स्टेटस कहा जाता है किसी भी चीज़ का। ह्यूमन बॉडी में सेल का, एलिमेंट का स्टेटस भी बाकी रहते हैं, और उसी स्टेटस की बिना पर उनको ये सलाहियत होती है कि वो किसी चीज़ को एनर्जी देंगे या लेंगे। हमने कैफियत के ज़िम्न में इसका तज़किरा बहुत डिटेल में किया था, तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि क्या मतलब है। मेरे ख़्याल में सबको मालूम होगा कि क्या चीज़ है, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चार हमारे पास अपोजिट कैफियत होती है, दो अपोजिट एक दूसरे की होती है, दो अपोजिट एक दूसरे की होती है, और चारों ये आपस में मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं। तो जब ये चारों जब मौजूद होती हैं पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, तो तब वह एतदाल का कॉलम तैयार होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस अपोजिट प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ है, हर एलिमेंट का ये एक प्रॉपर्टी होती है, और वो इन्हीं चारों में से किसी एक के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। अभी इंसानी जिस्म में इसका इजहार कैसे होगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे रहेगा, इस एतदाल का, और हम कैसे नापेंगे कि ये एतदाल है, वो कौन सा स्केल होगा और कौन से लेवल पे जाके होगा जिसकी बिना पे हम नाप के कहेंगे कि ये मुतदिल है, ये एतदाल है। जब इसमें डेविएशन होता है, या इसमें डिस्ट्रप्शन होता है, या इसके अंदर किसी तरह का ऑल्ट्रेशन होता है, तभी हम कहते हैं कि ये एतदाल से दूर चला गया, या इसके अंदर जो है एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हुई। इसके कई सारे स्केल हैं, हम उस स्केल को बाद में बयान करेंगे। यहाँ फ़िलहाल जो है हम जिस्म के इस एतदाल को समझते हैं कि ये एतदाल कौन से लेवल पे पाया जाता है। ऑन ऑब्जर्वेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म में 2 तरह के ऑर्गन्स काम करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये है कि आज़ाए मुतशाबे। हम जानते हैं कि तिब में आज़ाए मुतशाबे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा होता है आज़ाए आलिया, यानी कंपाउंड ऑर्गन का कॉन्सेप्ट है। आज़ाए मुतशाबे सिंगल ऑर्गन का है, और आज़ाए आलिया कंपाउंड ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन है ये। हालांकि सेल का जो डिस्कवरी हुई, या उसको जो नाम दिया गया, ये माइक्रोस्कोप के ईजाद होने के बाद दिया गया, क्योंकि इसकी एक बाउंड्री होती है, इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, फिर उनके शेप होते हैं, उनके साइज़ होते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी जो मॉर्फोलॉजी अभी नोन है और सब लोग जानते हैं। और ये सेल जो नाम दिया गया, तो इसके बाद से इसके अंदर एडवांसमेंट और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत फास्ट हुई, और ये एक इस्टेब्लिश साइंस बन गई। लेकिन यूनानी तिब का जब मुताला करते हैं तो ये लगता है कि हालांकि उनको नहीं पता था कि ये एक बाउंड्री में पैक्ड एक सेल होगा, लेकिन जो एक यूनिट का जो फंक्शनलिटी का, उनके फंक्शन करने का जो कॉन्सेप्ट था, वो तिब में मौजूद है। तो फंक्शनलिटी के एतबार से देखा जाए तो फ़ालियत के एतबार से या अफ़ाल के एतबार से सेल का कॉन्सेप्ट मौजूद था, और उन लोगों ने उसको आज़ाए मुतशाबे कहा था। ऑर्गन का वो सबसे छोटा सा छोटा जुज़ जो उसकी फंक्शनल यूनिट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी जो उस पूरे ऑर्गन की होगी। तो ये देखा जाए तो सेल का जो एग्रीगेशन ऑफ सेल होता है पर्टिकुलर टाइप के, या सिमिलर एग्रीगेशन ऑफ द सेल जो होते हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। और यही टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ जब कलेक्ट होते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं। तो ये अतिब्बा को बिल्कुल मालूम था, ये बिल्कुल क्लियर था, और जो है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से बयान किया है। मुतशाबे रेफर्स टू एन एक्सट्रीमली प्राइमरी
of fundamental units of the human body, possibly equivalent to a cell. The discussion about health consider the status of health within this unit. Azai mutashabah. This status depends upon the unit's function and its responsiveness or reaction. Both of these conditions determine the overall health of the human body. ये नई डेफिनेशन नहीं है और ये नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ये कुल्लियात इब्न रुश्द का टेक्स्ट है, उसकी ट्रांसलेशन है कि आज़ाए मुतशाबे ही वो जुज़ है जो इस बात का फ़ैसला करता है कि जिस्म हेल्दी है कि नहीं है। यानी जो हमारी हेल्थ और डिज़ीज़ की कंडीशन पैदा होती है वो आज़ाए मुतशाबे में पैदा होती है। आज़ाए मुतशाबे जब हेल्दी होते हैं तो ऑर्गन हेल्दी होता है। आज़ाए मुतशाबे जब डिजीज़्ड होते हैं तो ऑर्गन डिजीज़्ड होता है। इन्हीं का जो एक्शन है यानी फंक्शन जो है और उनके जो रिस्पॉन्सिवनेस या रिएक्शन जो है वो सारी चीज़ें इस बात को डिटरमिन करती है कि जिस्म हेल्दी है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मेजरिंग स्केल बनेगा वो सेल के लेवल पे बनेगा, आज़ाए मुतशाबे के लेवल बनेगा, न कि पूरे ऑर्गन के। जैसे एक मसल्स का पूरा वो है बंडल है तो हम पूरे मसल्स के लेवल पे जो कुछ भी हमारा इजहार होता है एबनॉर्मलिटीज़ का या डिसफंक्शनलिटी का, तो उस सारे इजहार को हम जो है वहाँ पे मेजर नहीं करेंगे, बल्कि पैथोलॉजिकली और बायोकेमिकल लेवल पे, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे हम देखें तो हमारा जो मेजरमेंट का स्केल है वो आज़ाए मुतशाबह के लेवल पे बनेगा। और ये स्टडी बेसिकली हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाती है और पैथोलॉजी की तरफ जाती है। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके हम बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी को यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं और जो कुछ फाइंडिंग्स मिलती है इस लेवल पे हम इसको मेजरिंग स्केल बना सकते हैं अपने डिजीज़ को नापने के लिए। और जो अलामात हैं, अलामात का इजहार जो है वो फंक्शन के एतबार से होता है, पूरे ऑर्गन के फंक्शन के एतबार से होता है, लेकिन उसके पीछे यही जो आज़ाए मुतशाबे हैं उनकी ही फ़आलियत की गड़बड़ी और या उसमें किसी तरह का ऑल्ट्रेशन जो है वो समझा जाता है। असल है इनकी जो फंक्शन है, अफ़ाल हैं, ये हमें बताएंगे कि ये सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है। अगर ये नॉर्मल है, ये सब इनकी जो अफ़ाल है वो नॉर्मल चल रहे हैं तो फिर जो है हमारा पूरा जिस्म जो है नॉर्मल रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, ये हमारा सेल है और इसी को हम आज़ाए यही आज़ाए मुतशाबे है। ठीक है, और ये डिफरेंट हो सकते हैं। हर उज़्व का आज़ाए मुतशाबे अलग होते हैं, जैसे मसल्स का स्पिंडल शेप में हो सकता है। ठीक है, टिश्यू अलग होते हैं, बिल्कुल इनका जो अपीयरेंस होता है वो अलग हो सकता है। जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल अलग होता है। डब्ल्यूबीसी अलग होते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिसको हम समझ सकते हैं। सबको मालूम है, जो लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं सबको मालूम है, सारे स्टूडेंट्स को मालूम होता है, सबको मालूम है। ये बिल्कुल बुनियादी और बेसिक चीज़ है। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल देना मकसद है और ये डिटेल देना मकसद नहीं है। सिर्फ यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना और को रिलेट करना मकसद है यहाँ पे। तो हम इजीली को रिलेट कर सकते हैं कि आज़ाए मुतशाबे से मतलब क्या है तिब में, और हम इसको बिल्कुल क्लियर करके चले, कोई कंफ्यूज ना करें कि आज़ाए मुतशाबा कुछ अलग चीज़ है। हम हमेशा इसको सेल और टिश्यू मान के ही चलेंगे। सेल और टिश्यू मान के चलेंगे तो फिर बाद में बिल्कुल इसको समझना, जो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा और सूए मिजाज को भी समझना, इवेल्युएट करना ईजी हो जाएगा। एज़ पर द फिजियोलॉजी ऑल यूनिट्स ऑफ द बॉडी यानी आज़ाए मुतशाबे आर मेड अप ऑफ 4 पिलर्स एलिमेंट्स। यानी जो सेल होते हैं ये इन्हीं 4 अरकान थे, मतलब ग्रुप ऑफ अरकान से मिलके बने होते हैं। दीज आर द ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स ना, ये सिंगल नहीं है, बसीत नहीं है। इनको बसीत इस ज़िम्न में क्या कहा जाता है कि ये ज़रूरी अज्जा हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए ये ज़रूरी अज्जा है, एसेंशियल हैं, इसलिए इनको जो है बसीत कहा जाता है। बसीत का मतलब यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं है
कि ये बिल्कुल ऐसे सिंगल हैं कि जो डिवाइड नहीं किए जा सकते। ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये यूनानी में भी कॉन्सेप्ट मौजूद है कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं। में शुरू से इंसान को पता है कि ये मेटल है, लोहा है, आयरन है, कॉपर है और गोल्ड है, सिल्वर है। इन सब चीज़ों का नॉलेज शुरू से है और ये जब अर्दी मटेरियल का ही हिस्सा है तो इस तरह से हम इस बात को बिल्कुल समझ सकते हैं कि उनको मालूम था। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बयान की गई हैं कि पढ़ने वाले को, तालिब इल्म को ये बात मालूम है कि रियलिटी क्या है और ये इल्म पहले से उनके जहन में मौजूद है कि ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, नॉट ए सिंगल एलिमेंट। तो ये चारों एलिमेंट्स जब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो तिब के कॉन्सेप्ट के लिहाज से जब ये मिलते हैं तो ये इनका मिलना ऐसे नहीं है कि मिक्सचर है, मिला दिया और बन गया कोई चीज़, नहीं। उनके अंदर तबख़ होता है। कहते हैं कि तबख़ होता है, बिना तबख़ के कोई चीज़ नहीं बनती। पकने का मतलब यही होता है कि उनके अंदर इस्तिहाला होता है, उनके अंदर एक्शन और रिएक्शन होता है। तो एक्शन और रिएक्शन के बाद ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफ़िक शक्ल इख्तियार करते हैं और हर सेल की एक पर्टिकुलर शक्ल होती है और उनका एक शेप होता है। उनको वो अपनी शेप और वो शक्ल गेन करनी होती है। उसी के लिहाज से उनके अंदर इस्तिहालात जो है उनके सारे प्रोसेस अंजाम पाते हैं। और यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इसके अंदर ये हरारत, बरूदत, रतूबत और यबूसत ये कैफ़ियत रहेगी, क्योंकि ये कहना चाहिए यही कीज़ है किसी भी एक्शन और रिएक्शन को होने देने के लिए। इसमें ये कॉमन होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी इससे, इससे और इससे बिल्कुल अलग होगी, इन तीनों से अलग होगी इस पोर्शन की प्रॉपर्टी, ये जो बीच में है। अब ये कहा गया है कि जितने भी आज़ाए मुतशाबे हैं सबकी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी एक ऑर्गन के अंदर जितने होंगे सबकी सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। दूसरे ऑर्गन के जो अंदर हैं उनके अपने लिए सेम प्रॉपर्टीज़ होगी, लेकिन दूसरे ऑर्गन के कंपैरिजन में ये डिफरेंट होंगे। इनके अंदर जो क्वांटिटीज़ होगी वो विविध होगी, मिलने की प्रॉपर्टीज होगी और इस तरह से सब कुछ, सबका रेशियो डिफरेंट रहेगा। तो स्टेट ऑफ उज़्व बसीत इन विच it performs work or get potentiated is essentially its a temperament which produce after interacting elements in proportionate quantities। यहाँ पे ये बताया गया है कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स या हमारे जब मुख्तलिफ़ अरकान आपस में मिलते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ मिलते हैं काम करने के लिए या किसी भी एक्शन को अंजाम देने के लिए या किसी भी रिएक्टिविटी को रिसीव करने के लिए, तो यही वो जो चीज़ है कि यही वो मिजाज है, टेम्परामेंट है, यही मिजाज है, इसी का नाम मिजाज है। मिजाज के अलावा इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। केमिस्ट्री है, केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बॉन्डिंग है, उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी रिएक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री का पार्ट हैं और इस नॉलेज का हिस्सा हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मिजाज है हमारा वो हमारे केमिस्ट्री का पोर्शन है। जब हम केमिकल रिएक्शन, उनकी रिएक्टिविटी, उनका मिलना और न्यू कंपाउंड को बनना जब ह्यूमन बॉडी में पढ़ते हैं तो वो मिजाज कहलाता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये आपस में जब मिलते हैं तो इनका जो प्रोपोर्शन होता है डिफरेंट क्यों हो जाता है और ये डिफरेंट चीज़ क्यों बनाते हैं। जब एलिमेंट चार ही हैं तो इतने तरह की चीज़ें दुनिया में कैसे बनती हैं, या इंसानी जिस्म में इतने तरह के सेल्स क्यों बनते हैं। तो उसकी वजह ये बताई गई है तिब में कि जब द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल इन वेट एंड साइज एंड ईच अदर मुतशाबे डोमिनेट आइदर विद वाटर और अर्थ elements because and these are the they founded to develop the skeleton of the आज़ाए मुतशाबे। यानी कि जो हमारे अज्जा हैं, एलिमेंट्स जो हैं, ये इनका सबका शेप, साइज़, वेट सब कुछ अलग होता है। सब एक जैसे नहीं होते, कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है, कोई बड़ा होता है बहुत और कोई छोटा होता है, किसी का रंग अलग होता है और किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कार्बन का है तो उसका वेट ज़्यादा होगा। कोई वज़न में भारी होते हैं, कोई साइज़ में भारी होते हैं, कोई वज़न में हल्के होते हैं और कोई बहुत एक्टिव होते हैं, कोई कम एक्टिव होते हैं। तो इनके अंदर जो वेरिएशन है, इसी वेरिएशन की बिना पे इनका जो प्रोपोर्शन बनता है वो डिफरेंट बनता है और डिफरेंट प्रोपोर्शन के बनने की वजह से जो चीज़ें वजूद में आती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये इसका लॉजिक यहाँ बयान किया गया है कि आज़ाए मुतशाबे भी जो एक दूसरे से जुदा होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो इन्हीं बेस पे होते हैं।
और वो इसलिए अलग होते हैं, उनको अलग इसलिए शक्ल मिलती है क्योंकि उनको वही काम करना होता है। इसके लिए एलिमेंट का जो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो मैटर होता है, मादा होता है, ठीक है, मैटर होता है। दूसरी चीज़ जो होती है उसकी शेप होती है। तीसरी चीज़ जो होती है उसका फंक्शन होता है। बयान किया गया है कि इसकी मिसाल एक कश्ती से, बोट से, इसकी मिसाल एक बोट से बयान की गई है कि एक बोट है, ये किससे बनी है? वुड से बनी है, लकड़ी से बनी है, ठीक है, लकड़ी से बनी है। तो लकड़ी जो है ये हमारा मैटर है, मटेरियल है, ठीक है, लकड़ी मटेरियल है। और इसका जो शेप दिया गया बोट का, ये जो ऐसा शेप है इसको चलाने के लिए गया बोट का, तो ये जो शेप है वो इसलिए है कि हमें जो पर्पस उसके बनाने का है वो हमें लेना है, हासिल करना है, तो वो इसी शेप में मुमकिन है, तो इसलिए हमने इसको ये शेप दिया। तीसरी बात ये है कि अब ये पानी में चलता है, ये पानी में चलता है, ये फ्लोट करती है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? ये फ्लोटिंग हो गया। तो ये तीन चीज़ें बिल्कुल सेम जो है लिविंग बॉडी में या लिविंग ऑर्गन में या ह्यूमन बॉडी में या तमाम जानदार में पाई जाती है, और बल्कि कायनात में तमाम चीज़ें इसी तीन चीज़ पे मुनहसर करती है कि पहला एक मैटर होगा, फिर उसको एक पर्टिकुलर शेप होगा, फिर जो उसी शेप के अकॉर्डिंग उसके फंक्शन जो है डिटरमिन होंगे और वो परफॉर्म करेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे बयान की गई है, ठीक है। कोई ऑर्गन, कोई एलिमेंट हल्का होगा, एयरी होगा, कोई वाटर होगा, कोई ज़्यादा मॉइस्चर वाला होगा, कोई कम मॉइस्चरस होगा, कोई कार्बन का होगा, कोई हैवी मेटल होगा, डिफरेंट होंगे इनके शेप, साइज़, वेट और सब चीज़ों के लिहाज से, और फिर वो आपस में मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं। फिर वो नई चीज़ जो है नए काम के लिए तैयार की जाती है या उससे एक नया काम वक़ूफ़ पज़ीर होता है। अब ये कहा गया है कि सिंगल ऑर्गन लाइक अ सेल फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स स्टेटस, यानी जब सेल अपना काम अंजाम देते हैं तो वो उनके स्टेटस पे बेस करता है। उनका स्टेटस क्या है, मतलब इनकी शेप साइज़ क्या है? स्पिंडल शेप की है, जैसे मसल्स में गोल है, जैसे हमारे आरबीसीज़ हैं या डब्ल्यूबीसीज़ हैं, या हेक्सागोनल शेप है, या स्पिंडल है, या पुरकिंजी फाइबर्स टाइप हैं, या न्यूरॉन टाइप्स हैं, जो भी हैं, जिस तरह के फंक्शन उनसे दरकार हैं उसी तरह के उनके शेप हैं, विच डिपेंड्स ऑन द एक्शन और रिएक्शन। This performance is influenced by the arrangement of particles in a specific pattern, reflecting temperament, created by varying quantities of elements within single points or unit. यहाँ पे ये बात हो गई कि किस तरह से उनके अफ़ाल अंजाम पाते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो रिफ्लेक्ट होती हैं इन तमाम चीज़ों में, उसी का नाम तिब में टेम्परामेंट कहा गया है, उसी को इन्होंने टेम्परामेंट का नाम दिया है। अब जो हमारे तिब का ख़ास मौजू है, टॉपिक है, वो है बैलेंस, एतदाल। एतदाल ही असल में मकसद है और इसी एतदाल की बिना पे सारे काम को अंजाम पाना है। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ एक एटम लिया, मॉलिक्यूल ले लिया, जिसमें 2 कार्बन का है और एक मान लीजिए लाइट वेट है और एक नॉर्मल है, और इनका साइज़ भी कम है। तो जब हमने इनको स्केल पे रखा तो हालांकि इसमें 5 है एलिमेंट, 5 इसमें एटम्स हैं और इसमें सिर्फ 4 हैं, उसके बावजूद भी ये वज़न में कम है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे ये वाले जो एटम्स हैं ये हैवी हैं साइज़ में, और इनका साइज़ बड़ा भी है और वज़न में भी ये हैवी हैं। फिर हमने ये किया कि हमने इनके 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, और कार्बन कंटेंट्स के, और ये हमने एयरी और वाटर कंटेंट्स के हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए। जब हमने इनको रखा तो ये दोनों बैलेंस आ गए। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि क्वांटिटी के एतबार से और क्वालिटी के एतबार से ये वेरी करते हैं। ये जब वेरिड क्वांटिटीज़ में मिलते हैं तो तभी एक जो चीज़ बनाते हैं वही एतदाल है। ये जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ में और डिफरेंट क्वालिटीज़ के साथ ऐसी चीज़ बना दें जो बिल्कुल सही सही काम अंजाम दे, तो उसी का नाम एतदाल है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और दूसरा लेक्चर इसके बाद का हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
क्योंकि अभी हमें हेल्थ के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। जब हम हेल्थ का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर डिजीज़ का चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि जब एक बार हमने हेल्थ को सही सही समझ लिया तो फिर डिजीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।